Hello, Namaskar, Swagatam to your own channel Banking and Finance Updates. फ्रेंड्स, फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट ने दिनांक 27 मई 2022 को एक पत्र जारी किया है। 1998 से लेकर आज तक बैंक कर्मचारी और पेंशन भोगियों के साथ जो अन्याय होता आ रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। पहले देख लेते हैं पेंशन हिस्ट्री, पेंशन बैकग्राउंड इन ब्रीफ। भारत सरकार के स्वामित्व वाले आरबीआई के कर्मचारियों के लिए कोई पेंशन नीति नहीं थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे 1 जुलाई 1995 को भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया और भारतीय स्टेट बैंक में बदल दिया गया। चूंकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन नीति थी, इसलिए यह पेंशन नीति एसबीआई के गठन के बाद भी जारी रही। यह एसबीआई की अनूठी स्थिति थी, जिसे सीपीएफ और पेंशन का ट्रिपल लाभ मिल रहा था। 1985 में आरबीआई में पेंशन की मांग उठी। इसके बाद एआईबीए ने भी पेंशन की मांग उठाई और वो आंदोलन में बदल गई। एसबीआई को डर था कि अगर पेंशन सीपीएफ के अवेज में आई तो उससे सीपीएफ का नुकसान हो सकता है। 1990 में आरबीआई ने अपने कर्मचारी के लिए पेंशन समझौते पर हस्ताक्षर किए और बाद में 1992 में नाबार्ड ने भी आरबीआई जैसी एक पेंशन नीति बनाई। अब एआईबीए को बैंक में पेंशन नीति पर निर्णय लेना था, लेकिन दुर्भाग्य से एसबीआई और अन्य बैंक संघ इस आंदोलन के खिलाफ सामने आए, पेंशन नीति को लाभहीन और कर्मचारी विरोधी बताया। उसके बावजूद भी एआईबीए ने दिनांक 29 अक्टूबर 1993 को आईबीए के साथ एक अकेले समझौते में प्रवेश किया और इस प्रकार पेंशन रेगुलेशन एक्ट 1995 का मार्ग प्रशस्त किया गया, जो आरबीआई पेंशन रेगुलेशन एक्ट 1990 के समान है। बैंक पेंशन रेगुलेशन एक्ट दिनांक 29/10/1993 के समझौते में लिखा है कि पेंशन अपडेशन सहित सभी नियम और शर्तें रिजर्व बैंक पेंशन विनियमों की तरह ही होंगी। लेकिन जब आरबीआई के पास पेंशन विनियमों में कोई अपडेशन क्लोज नहीं था और है नहीं, तो अन्य बैंकों के मामले में यह कैसे होता? इसलिए हमारे पेंशन रेगुलेशन 1995 में अपडेशन क्लोज नहीं था और नहीं है। हाँ, पेंशन विनिमय 1995 में पेंशन अपडेशन क्लोज संक्षिप्त अवधि के लिए 1 जनवरी 1986 से 31 अक्टूबर 1987 तक किया गया था, जैसा कि आरबीआई में भी हुआ था। इसी संबंध में संबंधित क्लोज 35 का कार्यक्षेत्र ऊपर वर्णित समय के लिए था। यह क्लोज आपको अपडेशन का अधिकार नहीं देता। बस यही तो वजह है कि एमसी सिंगला एंड अन्य की पेंशन अपडेशन की याचिका चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की थी, जो अब सर्वोच्च न्यायालय के पास विचाराधीन है और जिसके जजमेंट की हमें बेसब्री से प्रतीक्षा है। आईबीए ने चतुराई से 7th बीपीएस की बातचीत के दौरान पेंशन फंडिंग को वेतन भार से जोड़ने में कामयाबी हासिल की। यूनियनों ने न केवल इस पर सहमति व्यक्त की, बल्कि वेतन संशोधन के कारण पेंशन में वृद्धि को रोकने या कटौती करने के लिए 1684 सूचकांकों पर 2 वेतनमान बनाने पर भी सहमति व्यक्त की। यहीं से पेंशन फंडिंग का एक नया स्रोत वेतन भार से उभरता है। यहीं से पेंशन कोष में अतिरिक्त अंशदान को स्वीकृति वेतन भार से समायोजित किया जाने लगा। हालांकि रेगुलेशन 1995 में पे लोड से पेंशन फंडिंग
से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 8वें वेतन समझौते में 1684 में संशोधन तो किया गया और 1 मई 2005 से इसे हटा दिया गया, लेकिन अप्रैल 1998 और अप्रैल 2005 के बीच प्रभावित सेवानिवृत्त लोगों के लिए ये क्लोज नहीं हटाया। इसके कारण हजारों पेंशनरों को भारी नुकसान हुआ और उन्हें न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा। यूनियनों ने तो न मदद की और न हस्तक्षेप किया। यहाँ तक कि आईबीए और बैंकों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने में कई बाधाएं खड़ी की, लेकिन यूनियनों ने ऐसे लोगों की किसी भी तरह, यानी कि रिटायरी लोगों की किसी भी तरह मदद नहीं की। 9th बाइपार्ट सेटलमेंट में पेंशन का दूसरा विकल्प तो दिया गया, लेकिन ज्यादा कीमत वसूल करके। इसके लिए यूनियनों ने न्यू पेंशन स्कीम लागू करने और ओल्ड पेंशन स्कीम को छोड़ने पर भी सहमति जताई। दूसरे विकल्प के लिए पेंशन भोगियों को बैंक के पीएफ का योगदान और ब्याज के साथ एक मुश्त बड़ी राशि वापस करनी पड़ी और उन्हें सितंबर 2009 से पेंशन मिली, यानी कि उनकी सेवानिवृत्ति के अगले महीने से नहीं। 10वें वेतन समझौते में 1 नवंबर 2012 से मूल वेतन को 7.75% से लेकर 11.5% के बीच बेसिक पे को काटकर स्पेशल अलाउंस भत्ता नया क्रिएट किया गया, जिसे पेंशन गणना से बाहर रखा गया। यह अचानक और गुप्त रूप से हुआ। यह कुछ यूनियनों की छिपी सहमति और आईबीए का एक छिपा हुआ एजेंडा था। हंगामा हुआ, लेकिन एक बार समझौता हो जाने के बाद इसे कौन उलट सकता है, और खास करके अगर बड़ी यूनियन की सहमति हो तो। और यह सिलसिला 11वां वेतन समझौते में भी रुका नहीं, बल्कि और आगे चल पड़ा और कर्मचारी की सबसे बड़ी यूनियन नंगे पांव चली गई और 1 नवंबर 2017 से मूल वेतन को काटकर स्पेशल अलाउंस को 16.4 कर देने पर सहमत हो गई। इस प्रकार पेंशन 50% से घटकर 41% तक हो गई। रिजाइनी के साथ घोर अन्याय। रिजाइनी, बर्खास्तगी, हटाने या सेवा की समाप्ति के मामले में रेगुलेशन 95 के क्लोज 22 के तहत पेंशन को फॉरफिट किया जाता है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कासन को गलत ठहराया। न केवल निष्कासन बल्कि बर्खास्तगी, समाप्ति और सीआरएस के मामले को भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर पेंशन के लाभ दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्लोज 22 के संबंध में था। अगर फैसला क्लोज 22 के संबंध में था तो क्लोज 22 में इस्तीफा देने वाले लोग भी हैं, तो उसके साथ समान व्यवहार क्यों नहीं किया गया? स्टैगरिंग डीए। बैंकिंग जैसे उद्योग में ये एक अनूठी विशेषता है जहां भारी भेदभाव होता है। देखिए, महंगाई का मुआवजा डीए के रूप में मिलता है। 2002 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों को कम डीए मिलता है, क्योंकि उसका अभी भी स्टैगरिंग डीए मिल रहा है, जबकि 2002 के बाद सेवानिवृत्त को 100% डीए मिलता है। इन सर्विस एम्प्लॉय के लिए डीए सीपीआई के त्रैमासिक औसत पर बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, लेकिन पेंशन भोगियों के मामले में यह 6 मासिक आधार पर किया जाता है। यह देश की एक प्रतिष्ठान संस्थान के मुआवजे के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, 1998 से लेकर अब तक की अवधि नापाक तौर तरीकों के माध्यम से 50% पेंशन के मूल अधिकार को कम करने, कमजोर करने और अत्यधिक उच्च लागत पर
पेंशन का दूसरा विकल्प प्राप्त करने का था। 2013 में AIBA के जनरल सेक्रेटरी या 2018 में आईबोक के जनरल सेक्रेटरी ने पेंशन संशोधन के लिए क्रमशः 10वें और 11वें समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने की घोषणा कैसे की और क्यों की, इसका जवाब नहीं है। अब हमें समझ में आया कि वो तो एक जुमला था। जब मार्च 2019 में RBI पेंशन संशोधन हुआ तो सभी यूनियनें चुप हो गई, अपने चेहरे को छिपाने के लिए शंकरी गली से बाहर आने का फैसला किया। ये ट्रेड सेंटर होने का दिखावा करने वाली बैंकिंग यूनियन के काले पन्ने का इतिहास है। यह यूनियनों के बिल्डरों के पेंशन भोगियों को ठगने, झांसा देने का जीता जागता उदाहरण है। पेंशन में संशोधन नहीं होने के कारण लाखों बैंक पेंशन भोगी वित्तीय गरीब से पीड़ित हैं, हजारों मर चुके हैं। इन शॉर्ट, बैंक यूनियनें वेतन वृद्धि पर बातचीत करती है और उसका निपटारा करती है, जिससे पेंशन संशोधन अछूता रह जाता है। यह 1990 से लेकर 11 नवंबर 2020 को हाल ही में संपन्न हुए 11वें वेतन समझौते हुआ। आने वाले दिनों में यूनियन कुछ ऐसा ही करने की योजना बना रही है। ऐसी स्थिति में हमारे पास पेंशन संशोधन होने तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वेतन संशोधन वार्ता को रोकने के लिए सरकार से अनुरोध करने के अलावा कोई न्याय संगत तरीका नहीं है। दोस्तों, ये था मेरा वीडियो बैंक कर्मचारी तथा पेंशन भोगियों के ऊपर हो रहे अन्याय के ऊपर। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।